मैं हूं आपके साथ पलक शर्मा। वक्त हो गया उत्तर प्रदेश उत्तराखंड की बड़ी खबरों का, तो आइए रुक करते हैं इन प्रमुख खबरों की ओर, जहां पहली खबर बदायूं से है। बिसौली में इस समय पर कार्य पूर्ण करने की जल्दी कहें या फिर अनजाने में कही गई चूक। बिसौली से सहसवान की ओर जाने वाले रास्ते पर गंगा एक्सप्रेसवे के नीचे दो ऐसे दिशा सूचक बोर्ड लगा दिए गए हैं जिसके कारण बाहरी यात्री अक्सर परेशानी में पड़ जाते हैं। उनकी ये परेशानी रात्रि के समय जब कोई क्षेत्रीय व्यक्ति नहीं यहाँ आता है तो तब और बढ़ जाती है। गलत दिशा में जाने से उनका समय और फ्यूल दोनों जाया होता है। और बोर्ड नंबर 1 बिसौली से सहसवान की ओर जाने वाला दिखाता है कि जो बाई ओर और साथ ही बिसौली जाने का इशारा करता है, जबकि इसे बिसौली बिलसी की दर्शना चाहता है, क्योंकि बिसौली से तो हम आ ही रहे हैं। और बोर्ड नंबर 2 सहसवान की तरफ से बिसौली आते समय दिखाई देता है, दो तरफ से बिसौली जाने का इशारा करता है, जबकि इसमें भी इसे दाई और बिलसी की ओर दर्शाना चाहिए। खबर प्रतापगढ़ से है, जहां युवक ने फांसी लगाकर दी है जान, गले में फंदा डाली, पंखे से लटका। पुलिस व फोरेंसिक टीम मौके पर पहुंची। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। नगर कोतवाली के चिलबिला का मामला। खबर बदायूं से है, जहां विकास क्षेत्र के ग्राम खुर्रमपुर भमोरी में छुट्टा गौवंशों से परेशान ग्रामीणों ने आज सभी गौवंशों को गांव के ही जनता और आदर्श पूर्व माध्यमिक विद्यालय में बंद कर दिया है। ग्रामीणों का कहना है कि ना तो गांव का प्रधान इस समस्या का समाधान कर रहा है और ना ही प्रशासन इस ओर ध्यान दे रहे हैं। सभी ग्रामीण इस समस्या को लेकर पूरी रात खेतों में गुजार रहे हैं और साथ ही परेशान होकर यह कदम उठाया, जिसमें प्रधान किसी भी स्थिति में ग्रामीणों का सहयोग करने को तैयार नहीं है। ग्रामीण भी इस जिद पर हैं, जब तक कोई कार्रवाई नहीं होगी गौवंश विद्यालय में ही बंद रहेंगे। गांव का नाम क्या है? आपने आज सभी ग्रामवासियों ने मिलकर के इस जनता आदर्श पूर्व माध्यमिक विद्यालय के बाउंड्री वाल के अंदर गायों को बंद करा है। इसकी क्या समस्या है, क्यों इनको बंद कर रखा है छुट्टा गोवंशों को? हमारा इतना परेशानी देखो हाल से दूरी लगने आदमी पूरे 3 बीघा खा गए। 3 बीघा खेत आपका खा रखा है? हाँ। कितने गोवंश लगभग छुट्टा इस गाँव में घूम रहे होंगे? कम से कम ना तो होंगे 400-500 होंगे। अच्छा, शासन प्रशासन ने इस बात के लिए कोई संज्ञान लिया है? कोई संज्ञान ना दिया। गांव के अंदर आपकी गौशाला है? बिल्कुल मौजूद है। आपका क्या नाम है? आपकी क्या समस्या है? ये गंजन की समस्या है। ये गौवंशों को बंद कर रखा है, इस पे आप क्या चाहते हैं? चाहते हैं पकड़िया गौशाला बंद हो। आपका क्या नाम है? किसान पाल। आपकी कितने गेहूं हैं? जो गेहूं चुंगली है, तो आपने जो स्कूल में बंद करने का निर्णय लिया है, किसके निर्देशन पे लिया है? ठीक है। बदायूं के वजीरगंज थाना क्षेत्र के वार्ड नंबर 10 में रहने वाले मनोज कुमार मिश्रा की जिंदगी में दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। पत्नी की प्रताड़ना ने आत्मदाह करने की कोशिश की है और साथ ही मनोज की हालत गंभीर है। उसे इलाज के लिए बदायूं जिला अस्पताल से हायर सेंटर रेफर किया गया। मनोज का आरोप है कि उसकी पत्नी नीतू मिश्रा उसे लगातार परेशान करती रहती है और पुलिस भी उसका सहयोग नहीं कर रही है। मनोज का कहना है कि उसकी शादी को 6 साल हो गए हैं और तभी से उसकी पत्नी उसे परेशान कर रही है। मनोज के आरोपों के मुताबिक उसकी पत्नी नीतू मिश्रा पुत्री राजेश मिश्रा निवासी नदवारी थाना वजीरगंज लगातार तरह तरह से परेशान करती चली आ रही है। मनोज ने पुलिस पर प्रताड़ना और पत्नी व ससुराल वालों पर मारपीट जैसे गंभीर आरोप लगाए हैं। अब सवाल ये उठता है कि क्या मनोज को न्याय मिलेगा, क्या उसकी जिंदगी फिर से पटरी पर आ पाएगी या नहीं। मऊ के सरायल खांसी थाना क्षेत्र में सुबचन उर्फ गेडी राजभर की निर्मम हत्या का खुलासा 1 फरवरी 2026 को अमरूद के बगीचे में मिला था। शव धारदार हथियार से गला और हाथ की कलाई काट कर की गई थी हत्या। मृतक की पत्नी की तहरीर पर अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ था। अवैध संबंध बना हत्या की वजह, बहू ने अपने मौसी के लड़के से 1.5 साल से रखे थे संबंध। शराब पिलाकर अमरूद के बगीचे में ले जाया गया। मोबाइल से बनाया गया हत्या का वीडियो। 3 आरोपियों ने मिलकर गला और कलाई काटी है। घटना में एक महिला की भी भूमिका सामने आई। 3 अभियुक्त और 1 अभियुक्ता गिरफ्तार।
खबर संभल से ही, जहां माननीय न्यायमूर्ति अरुण कुमार सिंह देशवाल का जनपद संभल में निरीक्षण एवं उद्घाटन कार्यक्रम हेतु आगमन हुआ है। माननीय प्रशासनिक न्यायमूर्ति संभल श्री अरुण कुमार सिंह देशवाल न्यायाधीश उच्च न्यायालय इलाहाबाद का दिनांक 5 फरवरी 2026 को जनपद संभल में निरीक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत आगमन प्रस्तावित है। दिनांक 6 फरवरी 2026 को माननीय प्रशासनिक न्यायमूर्ति द्वारा जिला न्यायालय संभल चंदौसी में गवाहों के बयान रिकॉर्ड करने हेतु ट्रांसक्रिप्शन आधारित आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI टूल्स का विधिवत उद्घाटन किया जाएगा। उल्लेखनीय है कि जनपद संभल उत्तर प्रदेश का प्रथम जनपद होगा जहां न्यायिक कार्रवाई में इस तरह की आधुनिक AI तकनीकी का प्रयोग प्रारंभ किया जा रहा है। दिनांक 7 फरवरी 2026 को माननीय प्रशासनिक न्यायमूर्ति द्वारा ब्रह्म न्यायालय गुन्नौर का भी निरीक्षण किया जाएगा। मेजा के कुंवरपट्टी में DGS परिवार के द्वारा हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी मां शीतला कृपा महोत्सव के बाद 18 फरवरी को 51 कन्याओं का विवाह होना सुनिश्चित हुआ है। ये एक बहुत ही सराहनीय पहल है जिससे गरीब और असहाय कन्याओं को लाभ मिलेगा। इस आयोजन के माध्यम से समाज में सकारात्मक परिवर्तन लाने का प्रयास किया जा रहा है। इंद्रदेव शुक्ला उर्फ राजू भैया ने बताया कि इस आयोजन में सभी लोग एक साथ मिलकर गरीब कन्याओं के विवाह का सहयोग करेंगे। यह आयोजन न केवल गरीब कन्याओं के लिए वरदान है बल्कि समाज के लिए भी एक अच्छा संदेश है। जो 18 तारीख के भव्य दिव्य लड़कियों का जो कन्यादान कर रहे हैं आप हर साल की बार भी करवा रहे हैं प्रोग्राम जी, इसका जो ऐसी जानकारी दी मीडिया वालों को। जय माता दी, आपके सभी दर्शकों को प्रणाम। जय मां शीतला। मां शीतला कृपा महोत्सव के अंतर्गत हर साल की भांति इस वर्ष भी 51 कन्याओं का हाथ पीला कराने का एक कार्यक्रम है। कन्या विवाह, सामूहिक कन्या विवाह का कार्यक्रम है जिसमें 51 बेटियों का विवाह होगा। वो 18 फरवरी को हम लोगों ने निर्धारित किया है। बढ़िया लग्न है, मुहूर्त है, उसी में बेटियों का दिन में विवाह होगा। सुबह 9 बजे से कार्यक्रम आरंभ हो जाएगा। उसी दिन विवाह है बच्चियों का। जी बताए, अभी आपका जो प्रोग्राम था 3 दिन चला तो सही, लेकिन आपने उस पर क्यों नहीं करवाया? नहीं, मेरा प्रोग्राम 5 दिवसीय कार्यक्रम चला मां शीतला कृपा महोत्सव का। हर साल उसी पे होता था, लेकिन इस बार लग्न मुहूर्त न होने की वजह से विवाह का हम लोग विवाह का कार्यक्रम उस पर नहीं रखे, क्योंकि जब तक लग्न न मिले, हमारे ब्राह्मण के द्वारा जो जानकारी मिली कि लग्न नहीं है विवाह की, हम लोगों ने विवाह का कार्यक्रम उस पर नहीं रखा। विवाह का कार्यक्रम हम लोगों ने फिर पुनः पूछा तो दूसरी तैयारी करनी पड़ी और 18 फरवरी को हम लोगों ने निर्धारित किया है। बताया कि ये जो तीसरी बार है आपकी जो ये शादी कन्या, ये तीसरी बार है। तीसरी बार है जी। अच्छा, जो राजनीतिक गलियारों में एक चर्चा का विषय बना है कि ये जो चुनाव की तैयारियां कर रहे हैं राजू शुक्ला, इसलिए करवा रहे हैं शादी, आखिर क्या कारण है? नहीं, ये विवाह का राजनीति से कोई ताल्लुकात नहीं है। हम एक सनातन धर्म को मानने वाले हैं। माँ भगवती कृपा से हमारे जो भी परिवार के जन हैं सबकी एक आस्था है। हमारे पिताजी की बहुत पहले से आस्था रही है। हम बेटियों को, पहले हमारी इतनी व्यवस्था नहीं थी तो मैं एक बेटी के विवाह में, गरीब बेटियों के विवाह में मैं एक सामान दान किया करता था। हमारे बाबूजी भी दान किया करते थे, किसी को शक्कर दिलाना, घी दिलाना, बारात पे आटा दिलाना, बारात की खाने की व्यवस्था कराना, या उस बिटिया के विवाह में अलमारी हो, पलंग हो, एक सामान देने का काम पिछले कई वर्षों से हमारे परिवार कर रहा है। जब हमारी व्यवस्था भगवती के आशीर्वाद से, कृपा से ऐसी हुई तो हम लोगों ने विवाह का कार्यक्रम बेटियों का मां शीतला के धाम से ये कार्यक्रम रखा। जो समाज सेवी हैं, कमर बनाते हैं, कोविड काल में भी सहयोग दिए, क्या इसमें भी कोई सहयोग दे रहा है कि आप पर्सनली अपना लगा रहे हैं? नहीं, हम तो सबसे खुला है कि भाई जो सहयोग करना चाहता है उसका स्वागत है। एक बेटी हमारी मेजा से अपना सहयोग दिया भी है। सभी बच्चियों को, 51 बच्चियों को पैर की बिछिया दिया है और चुन्नी दिया हुआ है विदाई की। तो सहयोग करने वाले करते हैं, ऐसा नहीं है। जिनको जो करना है उनका स्वागत है, जो नहीं करते हैं तो उनके लिए ये हम कहते हैं कि ये इस यज्ञ में शामिल हों, उन बेटियों को आशीर्वाद दें। जो भी जितनी जिसकी सामर्थ्य है उतना अपना आशीर्वाद ही दे उस बेटी को। तो मैं सबसे आग्रह करूंगा,
हमारी आवाज आपके चैनल के माध्यम से जिन जिन भाइयों के पास पहुंच रही, जिन सनातनियों के पास पहुंच रही है, उन बेटियों को आशीर्वाद देने के लिए आए, ताकि उनके जीवन में खुशहाली आए। माँ शीतला से मैं यही प्रार्थना करूंगा कि इस यज्ञ को सफल बनाएं और जो बेटियां उनके द्वार से विदा हो रही हैं वो सदा सुखी रहें, खुश रहें, उनका जीवन खुशमय रहे। चुनाव जो अभी 2027 का चुनाव है और जो बिल्कुल बन चुका है, क्या चुनाव वाले भी मदद करने के लिए भी कहे कि हम कुछ मदद करेंगे जो चुनाव लड़ना चाहते हैं? राजनीतिक व्यक्ति आपसे कोई मिला? नहीं, ऐसा कोई व्यक्ति मुझे नहीं मिला कि जो कहे कि मैं तो सबसे आग्रह कर रहा हूं कि मैं 4 बेटियों का विवाह कर रहा हूं, आप 31 की करिए, 21 की करिए, नहीं कर सकते तो 11 की करिए, 11 की नहीं कर सकते तो 5 बिटिया की करिए, नहीं 5 बिटिया की कर सकते तो 1 बिटिया करिए, और वो भी नहीं कर पा रहे हैं, नहीं सफल हो पा रहे हैं, तो उन बेटियों को आशीर्वाद जरूर देने आइए, हमारा आग्रह है। वो बेटियां सब हम सब की है, हमारे समाज की है, सनातनियों की है, क्योंकि वो जब हमारे मेजा की मर्यादा है, हम सबका धर्म है कि अपनी मर्यादाओं को बचाए। जिस तरीके से आप देख रहे हैं धर्म परिवर्तन का एक सिलसिला चल रहा है, जो अर्थ के लालच प्रलोभन दे के धर्म परिवर्तन का काम चल रहा है, उस पर रोकने का काम ये विवाह करता है, क्योंकि गरीबी के कारण, असहायता के कारण, धन ना होने के कारण लोग धर्म परिवर्तन कर लेते हैं, वही लालच देख के वो लोग कराते हैं। तो ऐसा ना हो, मेरा एक प्रयास है, मेरे परिवार का, डीजीएस परिवार का प्रयास है कि 4 बेटियों का विवाह हो और लोगों को एक मैसेज है कि सब कुछ ना कुछ ऐसी बच्चियों का जिनकी जानकारी में उनका हेल्प करें, उनके हाथ पीले कराएं, ताकि उनका जीवन खुशमय हो सके। शीतला महोत्सव कृपा के आखिरी दिन ऐन वक्त पे आचार्य दिनेश शास्त्री का नाम, ऐसा तो नहीं है कि कन्या विवाह में उनका आगमन हो और एक बार में 2 बार में आ सके? नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, गुरु जी का कोई कार्यक्रम इस तरीके से हमारे पास अभी नहीं आया है, ना मैं ऐसा कह रहा हूं कि गुरु जी का कार्यक्रम है। उस समय गुरु जी का कार्यक्रम था, वो आने के लिए बोले थे, इसलिए सारी व्यवस्थाएं हुई थी। मौसम के कारण और 1-2 कारण की वजह से देर हो गई, इसलिए वो नहीं आ सके। अब वो जब आना होगा उनको तो वो अपना बाइट देंगे, बताएंगे। इतने बड़े संत हैं, अब इतने बड़े संत की बात मैं कैसे बताऊं? मैं तो उनका छोटा सा एक सेवक हूँ, चेला हूँ, तो मैं उनकी बात नहीं बता सकता। वो हमारे गुरु हैं, हमारे लिए वो जहां रहेंगे वहीं से आशीर्वाद देंगे, यही हमारे लिए पर्याप्त है। अगर वो आएंगे तो अति उत्तम है, नहीं पहुंच पा रहे हैं, नहीं आ पा रहे किसी कारणों से, तो वो तब भी अच्छा है, जहां से रहेंगे वहां से आशीर्वाद देंगे, क्योंकि उनकी प्रेरणा है ना। ये जो 51 कन्याओं का विवाह कर रहे हैं हम उनकी प्रेरणा कर रहे हैं। हमारे माता पिता तो एक सामान दे रहे थे, हम लोग इस व्यवस्था को जमीन पर ले आ सके, तो इसका कहीं ना कहीं इस ऊर्जा को भरने का सबसे बड़ा काम किया है तो धीरेन्द्र शास्त्री जी ने किया है। मां भगवती के प्रांगण में जो विवाह हो रहा है, इसमें हमारे क्षेत्र के तमाम गणमान्य व्यक्ति कहते रह गए, मैं नहीं कर पाया, लेकिन जब गुरु जी ने कहा तब हो गया। तो ये बहुत बड़ी बात है। सबकी भावना थी और उन बच्चियों की भावना थी, उन बच्चियों का आशीर्वाद था, उनका मुझे भाई बनने का सौभाग्य मिलना था, इसलिए हो सकता है ये कार्यक्रम हो रहा हो। राजनीतिक गलियारे में एक सुगबुगाहट है कि आप चुनावी मैदान में आ रहे हैं, जनता भी चाह रही है। देखिए, ये चुनाव के लिए बेटियों का विवाह नहीं हो रहा है। विवाह अलग है, पूजा अलग है, चुनाव अलग है। राजनीति को पूजा से नहीं जोड़ा जा सकता। राजनीति है, पूजा है। मेजा की जनता जो है वो एक सांसद जी के बयान पे आपके यहाँ जो घर पे आए थे, देखिए सांसद जी हमारे गार्जियन है, बड़े भाई हैं, रवि कृष्ण शुक्ल, और राजू शुक्ल उनका छोटा भाई है। तो अगर कोई भाई अपने भाई को कहते कि हमारा भाई शेर है, तो शेर थोड़ी नहीं हो गया, उसको तो अपने आप पॉजिटिव ऊर्जा दे रहे हैं भाई उसका। तो हमको विधायक जी बोल दिए, तो उनकी एक भावना थी हमारे प्रति, उनका आशीर्वाद है, दे दिए। जैसे माँ कहती है बच्चे को मेरा राजा बेटा, ऐसा थोड़ी नहीं कि बेटा वो दिल्ली के राजगद्दी पर बैठ गया, राजा बेटा उसके लिए तो है ही है। उसी तरीके हमारे भाई हैं, उन्होंने कह दिया, तो स्वीकार है, सहजता स्वीकार है, आशीर्वाद है उनका। और कौन नहीं भाई चाहेगा कि हमारा भाई आगे बढ़े? आप बताइए। माता शीतला की कृपा से जो द्वार पे आया वो विधायक बना है। नहीं, देखिए, माँ भगवती की कृपा से जो भी आया है उसको जो उसके मन में चल रहा है, सो तुम जाना वो अंतर्यामी पूर्व मोर मनोरथ स्वामी, उनसे बड़ा कौन है? वो तो सबकी जानती है, कहने की क्या जरूरत है कि किसके मन में क्या चल रहा है। मतलब बीजेपी गवर्नमेंट की जो मंशा है, सबका साथ सबका विकास, उसी के उस पर आदत पे आप चल रहे हैं, यही है ना? जी, वो तो मैं पार्टी का कार्यकर्ता हूं, तो मैं उस आधार पर पूरा मेरा सिस्टम ही वही है।
मैं मीडिया का जनसेवक हूं। मेरे क्षेत्र के लोग, मेरी कुछ बहनें कलश यात्रा पे जुटी थी, आप लोगों ने देखा होगा। जो उन्होंने आशीर्वाद दिया, उनके साथ, उनके आशीर्वाद से ही तो सब कार्य पूरा हो रहा है। मेजा की जनता से क्या अपील करना चाहते हैं? मैं मेजा की जनता से अपील करना चाहूंगा कि मां शीतला कृपा महोत्सव में जिस तरीके से आप लोगों ने भागीदारी की, उसी तरीके से यह जो कन्या का विवाह हो रहा है, 51 बच्चियों का विवाह हो रहा है, इन बच्चियों को आशीर्वाद देने के लिए जरूर पधारें आप लोग। इन बच्चियों का आशीर्वाद देंगे तो ये हम सब के जीवन के लिए कल्याणकारी होगा। भैया जी ये बताएं, जो 18 तारीख के यूपी सरकार की माध्यमिक शिक्षा मंत्री और बदायूं जनपद की प्रभारी मंत्री गुलाब देवी ने केंद्र सरकार के द्वारा 2026 में पेश किए गए बजट की खूबियां गिनाई है। प्रभारी मंत्री ने बताया कि यूपी सरकार को काफी बजट मिलने जा रहा है, जिसमें लड़कियों के लिए हॉस्टल हर जिले में मिलेगा और साथ ही वहां पर बजट में शिक्षा, स्वास्थ्य, किसान, युवा, छात्र सहित हर क्षेत्र में तरक्की के नए अवसर दिए गए हैं। यूजीसी के मामले पर प्रभारी मंत्री ने कहा कि कोर्ट ने इस पर रोक लगाई है, इससे सरकार या कोई भी लेना देना उसका नहीं है। कोर्ट का निर्णय जो होता है उसे सबको मानना चाहिए है। शिक्षा के बारे में बताना चाहती हूँ कि ये परीक्षा तनाव मुक्त होगी और स्वतंत्रता से होगी। हमारे शिक्षा विभाग भी जो है वो बिल्कुल तनाव मुक्त रहेगा और रहा भी है। इस बार लगभग 60 लाख बच्चे परीक्षा दे रहे हैं और बिल्कुल तनाव मुक्त परीक्षा होगी और नकल विहीन परीक्षा होगी। उसका अब 4.5% से 2.5% हो गया। शिक्षा का बजट इस बार इतना हुआ है कि कई हजार विद्यालय हमारे मतलब इसमें खुलेंगे, हर जगह हॉस्टल खुलेंगे, हर जगह बच्चों के लिए तकनीक शिक्षा दी जाएगी, हर प्रकार से बच्चों को आत्मनिर्भर बनाया जाएगा। आगामी सरकार के द्वारा क्या प्रशासन जो विगत वर्ष में किए गए थे उससे भी ज्यादा इस बार व्यवस्था की गई है। यदि कोई व्यक्ति नकल करता पकड़ा गया तो उसके लिए आजीवन कारावास किया जाएगा और 1 करोड़ का उस पर जुर्माना होगा। तो इसलिए प्रश्न ही नहीं उठता कि कहीं कोई नकल हो। मोदी जी और ट्रंप के बीच में ऐसी क्या डीलिंग मैडम? खबर संभल से है, जहां आज माननीय सदस्य उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग श्रीमती अवनी सिंह जी का जनपद संभल भ्रमण हुआ है कार्यक्रम और साथ ही उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग की माननीय सदस्य श्रीमती अवनी सिंह जी की अध्यक्षता में जनपद संभल में महिला उत्पीड़न की रोकथाम एवं पीड़ित महिलाओं को त्वरित खबर अमरोहा से है, जहां निजी नर्सिंग होम में 13 दिन इलाज के बाद मासूम की हुई मौत। मासूम की मौत से गुस्साए परिजनों ने अस्पताल परिसर में किया हंगामा। हालात बिगड़ने पर नर्सिंग होम संचालक ने मासूम को जिला अस्पताल किया है रेफर। जिला अस्पताल पहुंचते ही डॉक्टरों ने मासूम को किया तुरंत मृत घोषित और परिजनों का आरोप इलाज के नाम पर वसूले गए थे लाखों रुपए। नर्सिंग होम में प्रशिक्षित स्टाफ न होने से मासूम की मौत का आरोप है। परिजनों ने डॉक्टर और आसपास संचालक के खिलाफ अस्पताल संचालक के खिलाफ भी कार्रवाई की मांग की है। बिजनौर मार्ग स्थित जीवन रक्षक नर्सिंग होम से जुड़ा मामला। आपका परिचय? मैं लालू भैया एडवोकेट ही लालू भैया एडवोकेट। अच्छा, अभी एसपी साहब से मिलना हुआ है, क्या था ये मामला पूरा? भैया 11 जनवरी 2026 को राशिद जो तृतीय क्लास के कर्मचारी थे जूनियर डिवीजन में, उनकी जो कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा मार कर निर्मम हत्या कर दी गई थी, जिसमें 2 एक्यूट जेल जा चुके हैं, बाकी एक्यूट अभी ऐसे ही बाहर हैं, जिसको लेकर हम कप्तान साहब से मिले। उनके द्वारा आश्वासन दिया गया जल्द से जल्द गिरफ्तारी कर जेल भेजा जाएगा। पहले भी ऑप्शन उठाया गया था, फिर मामला दबा दिया गया।
हाँ, वो जो उन्होंने 2 अरेस्टिंग की थी, लेकिन उसके बाद कोई अरेस्टिंग नहीं हो पाई। इस वजह से हमारे अधिवक्ता समाज में सब लोगों में रोष व्याप्त है। तो इस वजह से हम लोग कप्तान साहब से मिले, उनके द्वारा आश्वासन दिया गया कि जो जल्द से जल्द गिरफ्तारी करी जाएगी। अब जो ये विषय तो जांच का विषय है, इसके बारे में हम क्या हो सकता है। क्या कहना है इस राय में? मेरा नाम कृपाल सिंह यादव कहते हैं मुझे, मैं जिला वार का पूर्व अध्यक्ष हूँ। मेरे भाइयों ने मुझे 5 बार अध्यक्ष बनाया, मैं तो इनके साथ हूँ, उनके कंधे से कंधा लगा के हर वक्त चलने को तैयार हूँ। हम ही लोग एसपी साहब तक गए थे और हमने एसपी साहब से 20 दिन की प्रोग्रेस रिपोर्ट पूछी कि आपका थाना क्या कर रहा है। वही तो बोले आपके वकील ने बेल एप्लीकेशन डाल दी। मैंने हमारा काम अपने वकील से वापिस लिवाना है, हम अपने वकील से वापिस लिवा लेंगे, परंतु आप 20 दिन की प्रोग्रेस रिपोर्ट हमें बता दो कि आपकी पुलिस ने क्या करा। पुलिस वहाँ अज्ञात में 3 नाम है, उसमें वो पैसे बनाए जा रहे हैं अज्ञात में, किसी को पकड़ ले, मुझे पकड़ ले, इन्हें पकड़ ले, लाओ, और पैसे लिए कोतवाल ने छोड़ दिया। वो हमने एसपी साहब से खूब कहा, वो चुप बैठ गए और वो कहा 2 दिन का या 3 दिन का मुझे टाइम दीजिए। मैंने टाइम तो 20 दिन का दे दिया। हमने तो कोई कैंडल मार्च निकाल रहे थे, उसे भी रुकवा दिया जब तुम्हारा सिफारिश गई हम पे, सीओ की कहीं किसी की। आज तक तुमने प्रोग्रेस रिपोर्ट पूछ के उनसे हम आए तो उनका नील थी। जब नील थी उन्होंने कहा कि तुम्हारे भाई ने ही, वकील ने एप्लीकेशन डाल दी है, तो वो हमने अपने भाई से नोट प्रेस करा दी, परंतु हम उनका कंधे से कंधा लगाया कि वो हमारा भाई था, रईस जो ख़त्म हुआ है, हम उसके लिए हर वक्त तैयार हैं। राशिद उसके हर तरह से तैयार है। इसे हम नहीं कह सकते, ये विवेचना का विषय है। कैंडल मार्च हम लोग निकालने के लिए कह रहे थे, परंतु पुलिस वालों का दबाव जब हमारे पर आया कि हर्षवर्धन जी जो कोतवाल है उसकी दादी छत पर से गिर के वो ख़त्म हो गई है, तो वहाँ गए हुए हैं, वो आ जाएंगे तो हम इन मुलजिमानों को जल्दी से जल्दी अरेस्ट कर लेंगे। परंतु आज तक 20 दिन में कोई प्रोग्रेस रिपोर्ट हमें नहीं मिली। तो हम लोग जो अपना अभियान चलाने के लिए, वकीलों भाइयों के चलाने के लिए हम फिर तत्पर हैं, अपने वकीलों के साथ हैं और हम उसी ग्राउंड पर आ जाएंगे। हमने एसपी साहब से कह दिया कि हम बहुत नंगी कौम है हमारी वकीलों की, पढ़े लिखे हैं, काले कोट वाले हैं, इस पर कोई दूसरा रंग नहीं जमता। वकील हमारे एसपी साहब ने हमसे आश्वासन दिया है कि मैं इसे जल्दी से जल्दी देखता हूँ, कोतवाल को बुलाता हूँ, सीओ को बुलाता हूँ। अब वो किसे बुलाए के, ये क्या करते हैं, ये उनका काम है, नहीं तो हम तो कल परसों को फिर बैठ जाएंगे उनके जाके काम ना। दिन भर हम अपने भाइयों से कहेंगे काम छोड़ो और चलो, चल देंगे। 3 दिन तक अगर गिरफ्तारी नहीं होती है तो ये उग्र आंदोलन होगा और कैंडल मार्च भी होगा। तो पुलिस को मैं कहना चाहता हूँ कि 3 दिन के अंदर गिरफ्तारी कर ले, नहीं तो वकीलों का बहुत बड़ा आंदोलन हम करेंगे यहाँ पर। इस बारे में हम कुछ नहीं कह सकते क्या मामला है, ये तो जांच हो रही है, विवेचना में चल रहा है, जब उसके बाद देखेंगे। हमें तो इतना कहना है अगर 3 दिन के अंदर नहीं होती है गिरफ्तारी तो उसके बाद उग्र आंदोलन होगा। जी सर, आपका परिचय? मैं साकिब हुसैन एडवोकेट। अच्छा, आपकी जो भाई की हत्या हुई थी, क्या मामला था जो इतने आप लोग क्रोध में? ये अभी तक पता नहीं चल पाया है कि हत्या का मामला क्या था, ये तो जांच हो रही है, अभी जांच के बाद पता चलेगा। 20 दिन हो गए जांच होते होते? 20 दिन हो गई, इसी वजह से जो है हमें ये रोष है कि अभी तक जो है कोई भी और गिरफ्तारी नहीं हुई है और ना ही पुलिस हमें जो है उसका इनकाउंटर जो हुआ है, ना ही उसकी कोई ऑडियो दे रही है, ना वीडियो दे रही है, जिसकी हम मांग करते हैं। इंस्पेक्टर साहब ने जो है वो हमें आश्वासन दिया था कि जो है 24 घंटे के अंदर पकड़ लिया जाएगा, इस वजह से हमने उसे कैंसिल कर दिया था, लेकिन अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। ये तो पुलिस की ढील है जो अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई। नेशनल हाईवे की दीवार, पिलर और साथ ही फ्लाईओवर पर बिना अनुमति पोस्टर, बैनर और अवैध तरीके से लिखकर विज्ञापन प्रदर्शित करने वालों पर कार्रवाई शुरू कर दी गई है। इस मामले में NHAI ने कनखल थाने में 9 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज कराई है। डीएम मयूर दीक्षित के निर्देश पर राष्ट्रीय राजमार्ग संरचना और साथ ही सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने पर एक कदम उठाया गया है। SDM जितेंद्र कुमार ने बताया कि राष्ट्रीय राजमार्ग 334 पर निर्माण पूरा होने के बाद वहां पर अवैध तरीके से विज्ञापन और प्रचार किया जा रहा है, जो दंडनीय अपराध है। बार बार चेतावनी के बावजूद डॉक्टर करण सांची क्लिनिक और साथ ही सदाशिव इंफ्रा, डॉक्टर भारत भांगंदर और साथ ही आपको बता दें कि क्लिनिक, डॉक्टर सिंघल, गुरुकृपा, FAI और साथ ही पशु आहार और जैसे JK मैक्स ने अपना प्रचार बंद नहीं किया है। इस पर नो फर्म
स्वामियों के खिलाफ सार्वजनिक संपत्ति को क्षति पहुंचाने के आरोप में एफआईआर दर्ज कराई गई है और साथ ही NHAI के अनुसार बाकी लोगों को भी चिन्हित किया जा रहा है। और साथ ही एफआईआर के बाद हटने लगे अवैध प्रचार, नेशनल हाईवे पर अवैध विज्ञापनों के खिलाफ सख्ती के बाद विज्ञापन दाताओं में हलचल मच गई है। दोष सिद्ध होने पर 1 साल कैद का प्रावधान। NHAI के अनुसार अवैध लिखावट से न केवल शहर की स्वच्छता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है बल्कि वाहन चालकों का ध्यान भटकता भी है। जो जिला हरिद्वार में जिलाधिकारी महोदय के डायरेक्शंस में जो सफाई अभियान चलाया जा रहा है, उसी के क्रम में जो हमारी पब्लिक प्रॉपर्टीज हैं, सड़कें हैं या फिर पुल है, इन सब पे कुछ लोगों के द्वारा अपना एडवर्टाइजमेंट किया जाता है और पब्लिक प्रॉपर्टी का विरूपण किया जाता है। तो इसके तहत जो NH पे इस तरह की वॉल राइटिंग करके विरूपण किया गया था, उसके संबंध में NHAI के द्वारा थाना कनखल में एक FIR दर्ज करवाई गई है, जिसमें 9 लोगों के अगेंस्ट उन्होंने शिकायत दी है और उनके अगेंस्ट मुकदमा दर्ज हो गया है और ये पब्लिक प्रॉपर्टी डिफेसमेंट एक्ट के तहत किया गया है। तो इसमें क्योंकि FIR हो चुकी है तो इसमें पुलिस अग्रिम कार्रवाई कर रही है। खबर ऋषिकेश से है, जहां ऋषिकेश में श्यामपुर पुलिस चौकी क्षेत्र अंतर्गत सड़क चलती एक महिला के कानों में पहनने वाले कुंडल स्कूटी सवार बदमाश छीनकर फरार हो गए हैं। महिला की शिकायत पर वहां पर पुलिस ने अज्ञात बदमाश के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया और उसे आज गिरफ्तार भी कर लिया गया है। कोतवाल कैलाश चंद्र भट्ट ने बताया कि गुमाने वाला निवासी गुड्डी देवी बाजार से घर लौट रही थी। रास्ते में स्कूटी सवार बदमाश ने अचानक कानों से पहने हुए कुंडल और हाथ मारा और वह छीन कर फरार हो गए हैं। गुड्डी देवी घटना की जानकारी लेकर श्यामपुर पुलिस चौकी पहुंची हैं। यहां चौकी प्रभारी सुमित चौधरी ने शिकायत लेकर बदमाश के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है और उसे पकड़ने के प्रयास भी शुरू कर दिए, जिसकी पहचान आकाश निवासी मुनि की रेती के रूप में हुई है। आरोपी मूल रूप से धामपुर उत्तर प्रदेश का रहने वाला है। पूछताछ में आकाश ने बताया कि वह नशे का आदी है और नशे की लत को पूरा करने के लिए उसने वारदात को अंजाम दिया है। भाजपा हाईकमान के निर्देश पर भाजपा जिला अध्यक्ष कमल जिंदल द्वारा भाजपा प्रकोष्ठों के मंडल अध्यक्ष की घोषणा की गई है, जिसके चलते शहनवाज आलम को अल्पसंख्यक मोर्चा का मंडल अध्यक्ष बनाया गया है। शहनवाज आलम के दोबारा मंडल अध्यक्ष बनने पर कार्यकर्ताओं ने उनका नगर के मुख्य चौक पर आतिशबाजी कर भव्य स्वागत किया और साथ ही मिठाई भी वितरित की है। नवनियुक्त मंडल अध्यक्ष शहनवाज आलम ने पार्टी हाईकमान और भाजपा जिला अध्यक्ष कमल जिंदल एवं क्षेत्रवासी विधायक कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा का आभार जताया है। उन्होंने कहा केंद्र सरकार की अल्पसंख्यक कल्याणकारी योजनाओं का आमजन को लाभ मिल रहा है और उन्होंने कहा आने वाले विधानसभा चुनाव में भाजपा जीत दर्ज करेगी। आज मुझे पुनः अल्पसंख्यक मोर्चा का मंडल अध्यक्ष बनाया गया है, जिसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं प्रदेश हाईकमान भारतीय जनता पार्टी का, महेंद्र भट्ट जी का, CM पुष्कर सिंह धामी जी का और हमारे ऊर्जवान युवा कैबिनेट मिनिस्टर सौरभ बहुगुणा जी का और कमल जिंदल जी, माननीय सुखदेव। विशेष धन्यवाद मुकेश सनवाल जी मंडल अध्यक्ष का और जितने भी उच्च पदाधिकारी हैं, मैं सबका धन्यवाद करता हूं जिन्होंने मुझ पर पुनः विश्वास जताया और मैं ये भरोसा दिलाता हूं सबको कि भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति से उठकर काम करेंगे। अल्पसंख्यक में जो काम होते हैं उसके लिए घर घर जाकर पहुंचाएंगे और काम करेंगे। हमने पहले भी काम करा है और आज भी काम करेंगे। प्रधानमंत्री जी की जो योजनाएं हैं कल्याणकारी, उसका हम लाभ लोगों को दिलाते आए हैं और दिलाएंगे भी और इसका लाभ हमें कहीं ना कहीं 2027 में कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी और माननीय सौरभ बहुगुणा जी को भी 2027 में लोगों से मिलेगा। हम लोगों के साथ जुड़े रहे हैं, काम करा है। भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति हर मुस्लिम व्यक्ति जानता है और उसका लाभ ले चुका है, लाभ ले रहा है और निरंतर लेगा।
जन जन की सरकार जन जन के द्वार कार्यक्रम के तहत हो रहा बहुउद्देशीय शिविरों का आयोजन। यहां हाथों हाथ हो रहा समस्याओं का समाधान। आपको बता दें, क्षेत्र की जनता को त्वरित राहत देने की दिशा में उत्तराखंड सरकार के द्वारा जन जन की सरकार जन जन के द्वार कार्यक्रम के तहत बहुउद्देशीय शिविर का आयोजन किया जा रहा। जनपद नैनीताल के जिलाधिकारी ललित मोहन रयाल के निर्देशन में भी जिले भर में भी शिविर के माध्यम से जनता को त्वरित राहत देने का प्रयास किया जा रहा। कालाढूंगी तहसील क्षेत्र के उच्चतर माध्यमिक विद्यालय देवीपुरा और साथ ही चकवुला के मैदान में आयोजित बहुउद्देशीय शिविर में कालाढूंगी के उप जिलाधिकारी विपिन चंद्र पंत ने स्वयं मौजूद रहकर क्षेत्रवासियों की समस्याएं सुनी है और कई मामलों का मौके पर ही समाधान किया है। एसडीएम पंत ने हाथों हाथ फैसले से फरियादियों के चेहरे पर संतोष और खुशी साफ दिखाई दी। शेष समस्याओं को संबंधित विभागीय अधिकारी को सौंपते हुए प्राथमिकता के आधार पर शीघ्र समाधान के निर्देश दिए गए हैं। यहाँ तमाम विभागों के द्वारा लगाए गए स्टॉल के माध्यम से लोगों को योजनाओं की जानकारी दी गई है और पात्र लाभार्थियों को मौके पर ही लाभान्वित किया गया है। इस अवसर पर तहसीलदार ईश्वर सिंह भीमा, ब्लॉक प्रमुख मनीष जंतवाल, कालाढूंगी चेयरमैन रेखा कत्यूरा समेत तमाम अधिकारी वहां पर मौजूद रहे। जन जन की सरकार जनता के द्वार माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी के द्वारा पूरे प्रदेश के अंदर जनता की समस्याओं को सुनने के लिए जगह जगह कैंप न्याय पंचायत स्तर पर आयोजित किए जा रहे हैं। इसी दृष्टि में आज ये चकलवा में इस कैंप का आयोजन किया गया है। इसमें तरह तरह की समस्याएं, सड़क, बिजली, पानी और छोटी छोटी समस्याएं जो ग्राम सभा स्तर पर होती हैं, उनका मौके पर निस्तारण किया जा रहा है। अभी यहाँ पर एसडीएम साहब जनता की समस्या को सुन रहे हैं और मैंने भी कई समस्याओं को यहाँ सुना है, जैसे सड़क की, जल जीवन मिशन से जुड़ी हुई पेयजल की समस्याओं को, वन हकूक की समस्याओं को, तो उन समस्याओं का मौके पर समाधान करने का प्रयास किया जा रहा है। इस कैंप का जो उद्देश्य है, माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी का जो प्रयास है वह यह है कि जनता की जो समस्याएं हैं उनको ग्राम सभा न्याय पंचायत स्तर पर ही हम लोग सुन लें और वही उनको सुलझा लें। और इस दृष्टि से मैं यह मानता हूं कि यह कैंप का सफल आयोजन किया जा रहा है और जनता को इस कैंप से फायदा हो रहा है। प्रदेश की सरकार धामी जी के नेतृत्व में और केंद्र में सरकार माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो चल रही है, इसमें आम आदमी तक जो जन कल्याणकारी योजनाएं हैं सरकार की, केंद्र सरकार की और प्रदेश सरकार की, उनको नीचे तक पहुंचे और हर जो लाभार्थी है उस तक उसका लाभ सही समय पर समुचित तरीके से मिले, इसके लिए लगातार सरकार प्रयास कर रही है। उसी के अंतर्गत जन जन की सरकार जन जन के द्वार, इस प्रकार का अभियान पिछले 1 महीने से पूरे प्रदेश में चल रहा है। हर न्याय पंचायत में इस प्रकार के शिविर लग रहे हैं। उसी स्थान पर लगभग 40 विभागों के अधिकारी कर्मचारी उपस्थित होकर क्षेत्र के आम व्यक्ति की या सामूहिक कोई भी ऐसी समस्या है, उन समस्याओं का समाधान निराकरण किया जा रहा है। व्यक्तिगत समस्या का भी समाधान किया जा रहा है। सरकार का मत है कि भी जो नागरिक जिसको जो लाभ मिलना चाहिए उसकी समस्या का समाधान तुरंत होना चाहिए। आज ये देवीपुरा गवर्नमेंट कॉलेज में जन जन की सरकार के तत्वाधानों के अंतर्गत कैंप लगाया गया है और इसमें अभी तक 117 शिकायतें प्राप्त हुई हैं, जिसमें मुख्यतः जल संस्थान और इरिगेशन, पीडब्ल्यूडी, जिनमें पुलों की मरम्मत और जल जीवन मिशन के कार्यों से संबंधित शिकायतें प्राप्त हुई है। साथ ही राजस्व विभाग से संबंधित सार्वजनिक रास्तों और भूमि संबंधी विवादों से संबंधित भी शिकायतें प्राप्त हुई हैं। खबर नैनीताल से है, जहां सरोवर नगरी नैनीताल से दूर लगभग 65 किलोमीटर हल्द्वानी कोतवाली क्षेत्र के बरेली रोड क्षेत्र अंतर्गत राम मंदिर बगीचा इलाके में पारिवारिक विवाद ने खौफनाक रूप ले लिया। यहां बता दें कि छोटे भाई बहन की बीमारी के चलते आर्थिक तंगी के कारण बड़े भाई ने लिया है वहां पर लोटे से वार, और साथ ही आपको बता दें वहां पर लोटे से वार किया गया, हो गई हत्या। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। एसपी मनोज कत्याल ने बताया कि मृतक के परिजनों की तहरीर पर हत्या का मुकदमा दर्ज कर आरोपी से अवैध असलहे की बरामदगी की गई है और साथ ही आधार पर आर्म्स एक्ट में भी अभियोग दर्ज किया गया है। पुलिस के अनुसार आर्थिक तंगी और छोटे भाई की बीमारी से तनाव में आरोपी ने शराब के नशे में अपनी बहस के दौरान अपने ही भाई सोनू जायसवाल की हत्या कर दी। जानकारी के मुताबिक घटना 3 फरवरी की रात करीब 11 बजे हुई है।
संदीप अपने परिजन के घर पहुंचा और छोटे भाई से बहस करने लगा। बीच बचाव में उसने अपने परिवार को धमकाया और हमला जारी रखा। गंभीर चोटों के बाद सोनू को अस्पताल ले जाया गया है। घटना की सूचना मिलते ही वादी अंकित जायसवाल की तहरीर पर कोतवाली हल्द्वानी में मुकदमा दर्ज किया गया था। पुलिस ने संदीप जायसवाल पुत्र स्वर्गीय लल्लन प्रसाद निवासी राम मंदिर बगीचा हल्द्वानी को एक 32 बोर रिवॉल्वर 2 जिंदा कारतूस के साथ गिरफ्तार कर लिया है। ये थाना हल्द्वानी में अंकित जायसवाल नाम के वादी द्वारा एक तहरीर दी गई, जिसमें उनके द्वारा ये बताया गया कि संदीप जायसवाल नाम के व्यक्ति ने एक सोनू जायसवाल नाम के व्यक्ति का, जो उनके रिश्ते में ब्रदर लगते हैं, उनकी पीट कर हत्या कर दी है। तो सूचना जब हमें प्राप्त हुई तो इसमें घटनास्थल का निरीक्षण किया गया और घटनास्थल निरीक्षण के दौरान FSL की टीम द्वारा वहाँ से जो भी फिजिकल और साइंटिफिक एविडेंस थे वो कलेक्ट किए गए और इसमें थाने में सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया, जिसकी इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। और इन्वेस्टिगेशन के दौरान जो अभियुक्त है उससे एक वेपन भी बरामद हुआ और 2 बुलेट भी बरामद हुए हैं, जिसके आधार पर उसमें भी एक पृथक से अभियोग उसमें पंजीकृत किया गया और उनकी अरेस्टिंग की गई है और इसमें आगे की इन्वेस्टिगेशन चल रही है। जो भी इसमें इन्वेस्टिगेशन में फैक्ट्स आते हैं उसके अनुसार इसमें अग्रिम कार्रवाई की जाएगी और ये अभियुक्त पर पूर्व में भी अभियोग विधानसभा सहसपुर के अंतर्गत वार्ड 92 के राघव विहार, ट्यूबवेल रोड एवं अलकनंदा एनक्लेव में छात्रवासियों की समस्याओं के समाधान हेतु बैठक आयोजन की गई और साथ ही सहसपुर विधानसभा क्षेत्र के विधायक सहदेव सिंह पुंडीर द्वारा बैठक के दौरान स्थानीय जनता की समस्याओं को गंभीरता से सुना एवं विभागीय अधिकारियों को निर्देशित करते हुए आवश्यक कार्रवाई हेतु निर्देशित किया गया। इस मौके पर विधायक सहदेव सिंह पुंडीर ने कहा कि जनता से सीधा संवाद और उनकी समस्याओं का समाधान मेरी प्राथमिकता है और यह प्रयास निरंतर जारी रहेगा। सहसपुर विधानसभा के बहुत ही यशस्वी एवं लोकप्रिय विधायक श्री श्रीमान सहदेव सिंह पुंडीर जी द्वारा वार्ड 92 आर्केडिया में विभिन्न कॉलोनियों में राघव विहार, अलकनंदा और ट्यूबवेल रोड पर एक जन सुनवाई की बैठक आयोजन की गई, जिस बैठक में सभी विभागों के अधिकारी, सिंचाई विभाग, PWD, बिजली विभाग और जल संस्थान के अधिकारी मौजूद रहे। जन सुनवाई हेतु माननीय विधायक जी द्वारा क्षेत्रीय समस्याओं के लिए सभी लोगों ने, क्षेत्रवासियों ने अलग अलग परेशानियां बताई, जिन्हें माननीय विधायक जी द्वारा उच्च अधिकारियों को त्वरित कार्रवाई हेतु निर्देशित किया गया कि क्षेत्रवासियों समस्या के लिए सभी अधिकारी जल्दी से जल्दी उसका निराकरण करें और सभी क्षेत्रवासियों को इसका समाधान मिल पाए। मैं माननीय विधायक जी के पूरे क्षेत्रवासियों की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद, आभार प्रकट करता हूं कि माननीय विधायक जी के द्वारा क्षेत्र में अनेकों कार्य, बहुमूल्य कार्य हो रहे हैं। मैं माननीय विधायक जी का पुनः बहुत बहुत धन्यवाद, आभार प्रकट करता हूं। धन्यवाद। राज्यसभा सांसद महेंद्र भट्ट ने सदन में बापू ग्राम क्षेत्र में चल रहे वन भूमि विवाद को लेकर दृढ़ता से अपनी बात रखी है। उन्होंने आपको बता दें पुरजोर तरीके से जनता को इस स्थायित्व और साथ ही क्षेत्र को राजस्व ग्राम घोषित करने की मांग उठाई है। महेंद्र भट्ट ने बताया कि पिछले 7 दशकों से हजारों परिवार उस क्षेत्र में रह रहे हैं। इतना ही नहीं, सरकार की कई महत्वपूर्ण योजनाएं भी क्षेत्र में गतिशील हैं। ऐसे में सरकार का दायित्व है कि जनता को स्थायित्व प्रदान किया जाए और साथ ही वहीं दूसरी ओर हरिद्वार लोकसभा के सांसद पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत बापू ग्राम बचाओ संघर्ष समिति के संयोजक राजेश गुजरान के साथ एक प्रतिनिधि मंडल के केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव से भी मुलाकात की है। जिला महामंत्री प्रति कालिया ने बताया है कि यह सब स्पष्ट रूप से देखने लगा है और क्षेत्र के प्रतिनिधि जनता की समस्याओं को लेकर काफी गंभीर हैं। महोदय, श्रीमान महेंद्र भट्ट के ऋषिकेश स्थित बापू ग्राम एवं मीरानगर क्षेत्र को राजस्व ग्राम घोषित किए जाने के संबंध में मेरी सूचना है। मान्यवर सभापति महोदय, मैं उत्तराखंड राज्य के बापू ग्राम एवं मीरानगर क्षेत्र से जुड़ा एक अत्यंत महत्वपूर्ण विषय सरकार के संज्ञान में लाना चाहता हूं। यह दोनों क्षेत्र पिछले कई दशकों 1950 से यहाँ लगभग घनी आबादी यहाँ निवास करती है। 1980 में 85,000 की आबादी क्षेत्र की थी। यहाँ हजारों परिवार निवास करते हैं, नियमित रूप से नगर निगम को करों का भुगतान भी करते हैं, परंतु आज तक इन्हें राजस्व ग्राम का दर्जा प्राप्त नहीं हुआ है।
महोदय, इस भूमि पर अनेकों सरकारी संस्थान भी बने हैं। ऋषिकेश एम्स इसी भूमि पर है और सिंचाई विभाग की कॉलोनियां भी यहाँ बनी हुई हैं। राजस्व ग्राम घोषित न होने के कारण इन क्षेत्रों के नागरिकों को अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। भूमि स्वामित्व से संबंधित प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं हो पा रहे हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना, किसान सम्मान निधि, सामाजिक सुरक्षा, पेंशन जैसे केंद्र एवं राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ पूर्ण रूप से नहीं मिल पा रहा है। विकास कार्यों में अनावश्यक प्रशासनिक बाधाएं उत्पन्न हो रही हैं। स्थानीय जनप्रतिनिधियों एवं नागरिकों द्वारा इस विषय में बार बार अनुरोध किए गए हैं, परंतु अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। महोदय, अभी 3 दिन पहले ही वहां की जनता ने ऋषिकेश नगर में एक बड़ा प्रदर्शन भी किया राजस्व ग्राम घोषित करने के लिए। अतः मैं केंद्र सरकार से आग्रह करता हूं कि वह उत्तराखंड सरकार से समन्वय स्थापित कर ऋषिकेश के बापू ग्राम एवं मीरानगर क्षेत्र को शीघ्र राजस्व ग्राम घोषित करने हेतु आवश्यक निर्देश प्रदान करें, ताकि वहां के निवासियों को उनके वैधानिक अधिकार एवं सरकारी योजनाओं का पूर्ण लाभ प्राप्त हो सके। धन्यवाद। श्रीमान महेंद्र भट्ट जी। हो गया। खबर भागलपुर से है, जहां पर भागलपुर में बिहार में दीपक प्रकाश की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। आपको बता दें कि भागलपुर बिहार सरकार के पंचायती राज मंत्री दीपक प्रकाश ने पहली बार भागलपुर सर्किट हाउस में प्रेस को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने पंचायती राज विभाग से जुड़ी योजनाओं की समीक्षा की और अधिकारियों को स्पष्ट दिशा निर्देश दिए हैं। मंत्री ने कहा कि बिहार सरकार पूरे प्रदेश के सभी जिला पार्षदों की रिक्त भूमि के समुचित और प्रभावी उपयोग की योजना पर गंभीरता से कार्य कर रही है। और मंत्री ने भागलपुर जिले की स्थिति पर जानकारी देते हुए बताया कि जिले की 238 ग्राम पंचायतों में से 70 पंचायत भवन पूर्ण हो चुकी हैं, जिनमें से 56 पंचायत भवन वर्तमान में कार्यशील है। और साथ ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के ड्रीम प्रोजेक्ट मुख्यमंत्री कन्या विवाह मंडप योजना के तहत जिले की 21 पंचायतों में निर्माण के लिए विभागीय स्वीकृति मिली है, जबकि 45 पंचायतों में भूमि चिन्हित है। अंत में मंत्री ने कहा कि सरकार की प्राथमिकता है कि पंचायती राज से जुड़ी समस्याएं योजनाबद्ध समय तरीके से पूरी हो जाएं। जो भी दोषी हैं उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई हो और पूर्ण न्याय मिले, इसको लेकर जो भी जरूरी कदम उठाए जाने की जरूरत है उठाए जा रहे हैं। चल रहा है, जिस प्रकार से हम बता रहे थे, जन भागीदारी बढ़ानी है। और पिछले दिनों भी एमएसएमई मंत्रालय के माननीय मंत्री जितेंद्र राम मांझी जी से भी मेरी मुलाकात हुई थी दिल्ली में। एमएसएमई और पंचायती राज विभाग बिहार सरकार मिलकर इसमें किस प्रकार से काम कर सके ताकि लोगों को जोड़ा जा सके। कैपेसिटी बिल्डिंग को लेकर के भी विभाग थोड़े थोड़े समय पे काम करता है। आने वाले समय में खासकर महिलाओं को लेकर के महिला हितैषी पंचायत की स्थापना हो। आने वाले समय में बिहार राज्य के अंदर एक नेशनल लेवल का, राष्ट्रीय स्तरीय कार्यशाला का भी आयोजन किया जाएगा। लोगों को ज्यादा से ज्यादा जोड़ा जा रहा है। जिला परिषद के माध्यम से भी जो जमीनों का मॉनिटाइजेशन किया जाना है, युवाओं के लिए रोजगार का सृजन इस माध्यम से भी किया जाना है। और विभाग में जो कुछ भी रिक्तियां हैं, उन रिक्तियों पे भी भर्ती सही समय पे पूरा हो। हर प्रकार से सरकार और पंचायती राज विभाग प्रतिबद्ध है युवाओं को नौकरी और रोजगार देने के लिए। और अन्य विभागों के माध्यम से युवाओं के कौशल विकास का कार्यक्रम चल रहा है। आज के समय में नए जमाने के जो कोर्स है, मशीन लर्निंग के हो गए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ऑगमेंटेड रियलिटी, इन सभी चीजों के कोर्स भी
ITI के माध्यम से अब लोगों को दिए जाएंगे, ताकि आज के युवा नए जमाने के जॉब मार्केट के लिए खुद को तैयार पाए। तो हर तरीके से सरकार प्रतिबद्ध है। नौकरी और रोजगार की व्यवस्था के लिए लक्ष्य भी तय किया गया है। अगले 5 वर्षों में 1 करोड़ नौकरी और रोजगार का सृजन किया जाना है। उसके लिए जरूरी है कि साथ ही साथ कौशल विकास का भी कार्यक्रम चलता रहे। सरकार हर तरीके से अन्य विभागों के माध्यम से सरकार प्रतिबद्ध है। इसके लिए एक अलग से मॉनिटरिंग करने के लिए इसमें विचाराधीन है, विभाग में काम चल रहा है। इसके ऊपर एक अलग सेटअप रहे क्वालिटी मॉनिटर करने के लिए, जहां कहीं भी गुणवत्ता में कमी आ रही है, काम में देरी हो रही है, भ्रष्टाचार की बात हो रही है, तो मॉनिटरिंग के लिए या कुछ शिकायत आ रही है लोगों की, उस पर एक अलग से सेटअप करने के लिए इस पर विचाराधीन है। ये एक ग्राम खबर भागलपुर से है, जहां पर भीषण सड़क हादसा हुआ है। सड़क हादसे में दर्दनाक घटना भी हुई। आपको बता दें कि भागलपुर दुमका मुख्य मार्ग पर बाईपास थाना क्षेत्र अंतर्गत बजैनी पेट्रोल पंप के समीप एक सड़क हादसा हो गया। अज्ञात बाइक सवार ने सड़क किनारे जा रहे एक युवक को जोरदार टक्कर मार दी, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना के बाद बाइक सवार मौके से फरार हो गया। सूचना मिलते ही बाईपास थाना की गश्त टीम त्वरित कार्रवाई करते हुए घटनास्थल पर पहुंची है। गश्त पदाधिकारी ASI उमेश शुक्ला, हवलदार हरेंद्र प्रसाद एवं सिपाही लखन कुमार ने गंभीर रूप से घायल युवक को बिना देर किए अपने सरकारी वाहन से मायागंज अस्पताल पहुंचाया है। अस्पताल में युवक का इलाज जारी है, जहां चिकित्सकों के अनुसार उनकी स्थिति गंभीर बनी हुई है। घायल युवक की पहचान भूषण यादव निवासी गौरा चक्की थाना बाईपास के रूप में हुई है। इन खबरों में आज के लिए बस इतना ही। ऐसी खबरों से लगातार जुड़े रहने के लिए बने रहें हमारे साथ और देखते रहें आगाज टाइम्स।